ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है, यह जानते हुए भी मानव मानव के मध्य कितनी संकुचित सीमा खिंची है। एक किसने कहा है? खलील जिब्रान ने कहा है। सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। ये आप देखेंगे कि समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई और स्वार्थवादी प्रवृत्ति और न्याय के अभाव में उपेक्षित वर्ग को कई तरह की विकट परिस्थितियों एवं त्रासदियों का सामना करना पड़ता है। देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आज भी एक खास वर्ग के जिम्मे हैं। हाथ से मैला साफ करने का कार्य भी इनमें से एक है। महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक में गंदे नाले, सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान किसी श्रमिक की मौत हो जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं, मगर ऐसे मामले विरल ही होते हैं जिनमें संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों की भावना के अनुरूप किसी संस्था, ठेकेदार या फिर संबंधित व्यक्ति को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए न्याय के कटघरे में लाया गया हो और उसे दंडित किया गया हो। यह उस भारतीय समाज की सच्चाई है जो स्वयं को शिक्षित, समझदार और प्रगतिशील मानता है। देश में हर साल बड़ी संख्या में हाथ से मैला साफ करने वाले श्रमिकों की मौत जहरीली गैसों या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाती है, मगर ज्यादातर मामलों में इसे दुर्घटना कहकर हर स्तर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस श्रमिक समाज के उस वर्ग से आते हैं जो अब तक उपेक्षित है। ऐसा लगता है कि इनमें इनके प्रति समाज में सम्मान, संवेदना और सहानुभूति की कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि कानून की नजर में प्रतिबंधित एवं जोखिमपूर्ण कार्य में भी इन श्रमिकों को बिना सुरक्षा के झोंक दिया जाता है। केंद्र सरकार ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर अंकुश लगाने और गंदे नालों एवं सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा के लिए वर्ष 1993 में कानून बनाया था। इसके बाद वर्ष 2013 में हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा पुनर्वास अधिनियम बनाया गया था। इसके तहत हाथ से मैला उठाने, सीवर या फिर सेप्टिक टैंक में असुरक्षित तरीके से सफाई कराने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। साथ ही ऐसे कार्य में लगे लोगों के पुनर्वास और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान भी किया गया, मगर ये कानून आज भी जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाए हैं। सवाल यह है कि आए दिन सीवर या फिर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस या फिर ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को आखिर कब तक नजरअंदाज किया जाता रहेगा। जब कानून में इस तरह के कार्यों के लिए मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया, तो फिर श्रमिकों को बिना सुरक्षा उपायों के इस कार्य में क्यों झोंक दिया जाता है। और इस दौरान जब किसी श्रमिक की मौत हो जाती है और उसके लिए किसी की जिम्मेदारी या फिर जवाबदेही क्यों तय नहीं हो पाती है। जाहिर है कि ये श्रमिक असंगठित क्षेत्रों से आते हैं और इसलिए इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई राजनीतिक दल, मजदूर संघ और यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन भी आगे नहीं आते हैं। और करीब एक दशक पहले सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में वर्ष 2014 में एक याचिका दायर की गई थी और जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीवर, नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई को पूरी तरह यांत्रिक किया जाए और सभी पीड़ित परिवारों को तत्काल उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अदालत के इस आदेश का पालन कितनी गंभीरता से हो रहा है, इसका अंदाजा आए दिन सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत से जुड़ी घटनाओं से लगाया जा सकता है। यानी नाले, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य आज भी मशीनी उपकरणों की जगह श्रमिकों से कराया जा रहा है। और आप देखेंगे इसमें कि जिससे हर साल बड़ी संख्या में जहरीली गैसों या फिर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाती है। चिंता की बात है कि ना तो केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून का पूरी तरह से पालन हो पा रहा है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। ऐसे में इस तरह से होने वाली श्रमिकों की मौत को कैसे रोका जाए, यह एक बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कार्य की इस परिस्थितियों को लेकर एक कानून बनाया था। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं
कार परिस्थितियों संहिता नामक इस कानून में काम के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा, खतरनाक गैसों से बचाव और उन मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया जिसके जरिए आसानी से नालों और सेप्टिक टैंकों की सफाई की जा सके। सवाल है कि कानून में सख्त प्रावधान होने के बावजूद सीवर की सफाई में आज भी मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल के बजाय इस कार को बिना सुरक्षा के श्रमिकों से ही क्यों कराया जा रहा है। कानून का उल्लंघन किस तरह हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण पिछले माह दिल्ली के मुंडका में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से 3 श्रमिकों की मौत की जाने की घटना है। इसे भी सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया गया है। दरअसल सीवर, नाले और सेप्टिक टैंक की सफाई का कार्य अक्सर ठेकेदारों के जरिए कराया जाता है। वे मशीनी उपकरणों की जगह श्रमिकों से यह कार्य करवाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पैसा खर्च न करना पड़े। वे नियम कानून की भी कोई परवाह नहीं करते हैं। इस जोखिम भरे कार्य में जब किसी सफाई कर्मी की मौत हो जाती है तो ज्यादातर मामलों में ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। अगर किसी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होती भी है तो नाम मात्र के लिए। ऐसे मामलों में दर्ज प्राथमिकी में इतनी कमजोर धाराएं लगाई जाती हैं कि दोषी मामूली दंड पाकर छूट जाता है और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाती है। विडंबना है कि ऐसे श्रमिकों की सफाई कार्य के दौरान मौत के आंकड़े भी वास्तविकता से बहुत कम दर्ज हो पाते हैं। दरअसल नाले, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले श्रमिकों की मौत के जो आंकड़े सरकार जारी करती है वे मामले होते हैं जो पुलिस प्राथमिकी के जरिए सरकार तक पहुंचते हैं। इसलिए वास्तविक आंकड़ों का सही पता नहीं चल पाता है। सफाई मजदूर संगठनों की माने तो सरकारी आंकड़ों की अपेक्षा वास्तविक आंकड़े में कई गुना का अंतर है। इससे साफ है कि इस तरह के हादसों में जान गंवाने वाले कई श्रमिकों के परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगर कमाई करने वाले इकलौते व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। मगर इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है जिसके दूसरे लोगों को सबक मिल सके। सवाल है कि मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग या फिर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले संगठन क्या कभी ऐसे श्रमिकों की मौत को लेकर मुखर होंगे? जब बात अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की आती है तो समाज के हर वर्ग के उत्थान का दावा करने वाले राजनीतिक दलों की संवेदनाएं आखिर कहां गुम हो जाती हैं? और देखिए, यही तो आप लोगों को आंसर राइटिंग में लिखना है, निबंध में लिखना है और एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है कि हमारे समाज में किस तरह की असमानता फैली हुई, किस तरह की ये समस्याएं इस क्षेत्र में देखने को मिल जाती हैं। मानव अधिकार आयोग के बारे में भी याद रखिएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए। 12 अक्टूबर 1993 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसी तरह के टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कई बार निबंध लिखने के लिए कह दिया जाता है आपसे। कला में जीवन, ये जीवन में विकल्पों का मौजूद होना किसी वरदान से कम नहीं होता। विकल्प हमें मनपसंद रास्ते चुनने की अभूतपूर्व सुविधा देते हैं, मगर यह दुविधा तब आने लगती है जब हम किसी विशेष विकल्प को ही महत्वपूर्ण मानते हुए अन्य विकल्पों को खारिज करते चले जाते हैं। आज का समय विज्ञान एवं तकनीक का है, इसलिए अक्सर पढ़ाई हो, रोजगार हो या फिर कोई और अवसर, हम विज्ञान और तकनीक को ही वरीयता देते हैं। लेकिन इस क्रम में कला पक्ष बिल्कुल पीछे छूटता चला जाता है। तो क्या कला की कोई उपादेयता नहीं होती है? मनुष्य जब ये केवल जीव के रूप में जन्म लेता है तब संस्कृति, संवेदना और सृजनशीलता ही उसे मनुष्य बनाती है। इन्हीं में कला का स्थान सर्वोच्च है। कला वह शक्ति है जो पत्थर में देवत्व, शब्दों में संवेदना, रंगों में भाव और स्वरों में आत्मा और जीवन में सौंदर्य भर देती है। जिस समाज में कला जीवित रहती है वहां मानवता भी जीवित रहती है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा था कि कला आत्मा पर जमी हुई जीवन की धूल को प्रतिदिन साफ करती है। वास्तव में कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा का पुरस्कार है। यह मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाती है और उसे जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। आज का युग कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी विकास और तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है और इससे मनुष्य के पास सुविधाएं तो बढ़ी हैं पर मानसिक शांति कम हुई है। तनाव, अकेलापन, अवसाद और असहिष्णुता जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में कला मनुष्य के लिए आशा की किरण बनकर सामने आती है। संगीत मन को शांति देता है और साहित्य विचारों को दिशा देता है। चित्रकला भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है और नृत्य शरीर तथा मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।
अनेक अध्ययनों में ऐसे तथ्य उजागर हुए हैं कि कला आधारित गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य सुधारने, तनाव कम करने और सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार यूनेस्को का मानना है कि कला और संस्कृति शांति, सामाजिक और समरसता तथा सतत विकास की आधारशिला है। दरअसल कला केवल व्यक्तिगत रुचि नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है। भारतीय संस्कृति में कला को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना गया। मंदिरों के भित्ति चित्र और मूर्तियां हमारे आध्यात्मिक चेतना का परिचय देती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का भारतीय दर्शन बताता है कि सत्य, कल्याण और सौंदर्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यूनेस्को जैसे संस्थानों के बारे में याद रखा करिएगा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। किसकी बात हो रही? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कला का सबसे बड़ा नैतिक पक्ष है कि वह मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। जो व्यक्ति कविता पढ़ता है, संगीत सुनता है या चित्रों में भावों को पहचानता है, उसके भीतर करुणा, सहानुभूति और प्रेम का विकास होता है। हिंसा, घृणा और कट्टरता का स्थान सहिष्णुता और मानवता ले लेती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के संदेश को केवल भाषणों से नहीं बल्कि भजनों, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कथन है कि कल्पना ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल कल्पना ही नए आविष्कारों को जन्म देती है और कल्पना का सबसे बड़ा विद्यालय कला है। एक चित्रकार रंगों से सोचता है, एक कवि शब्दों से और एक वैज्ञानिक सूत्रों से, लेकिन तीनों का आधार सृजनात्मक कल्पना ही है। और भारत की कला परंपरा विश्व में अद्वितीय है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मधुबनी, वारली, पट्टचित्र, लोकगीत, लोकनाट्य, शास्त्रीय संगीत, लोकवाद्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इन्हें संरक्षित रखना केवल परंपरा का सम्मान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी है। आज कला रोजगार और आत्मनिर्भरता का भी सशक्त आधार बन चुकी है। केवल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य संवेदनशील, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक तैयार करना भी है। अगर विद्यालयों में संगीत, नाटक और चित्रकला और साहित्य को समान महत्व दिया जाए तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना और समस्या समाधान की योग्यता अपने आप विकसित होगी। वास्तव में कलाकार समाज का दर्पण भी होता है और उसका पथ प्रदर्शक भी। इतिहास में अनेक सामाजिक आंदोलनों को साहित्य और रंगमंच और लोक कलाओं ने नई दिशा दी है। कला अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सबसे प्रभावी और शांतिपूर्ण माध्यम भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कला को केवल शौक ना समझें बल्कि जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कला से जुड़कर अपने व्यक्तित्व को अधिक संतुलित, समृद्ध बना सकता है। फिर चाहे वह लेखन हो, संगीत हो, चित्रकला हो, नृत्य हो या हस्तशिल्प हो। कला मनुष्य के अंदर छिपी शक्ति को पहचानने और अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है बल्कि संवेदनाओं, सौंदर्य, करुणा और सृजन का उत्सव भी है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, संस्कृति को संरक्षित रखती है और समाज को अधिक मानवीय बनाती है। जब हम कला को जीवन की आवश्यकताओं के रूप में स्वीकार कर लेंगे, इसे लेकर सहज हो जाएंगे, तब हमारा समाज अधिक संवेदनशील, अधिक रचनात्मक और अधिक शांतिपूर्ण बन सकेगा। विज्ञान हमें जीवन जीने के साधन देता है पर कला हमें जीवन जीने का कारण देती है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, आर्टिकल। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, देखना हो तो देख सकते हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। एक कसौटी पर पात्रता। कोई भी सरकारी योजना शुरू करने से पहले लाभार्थियों को केंद्र में रखकर उसके लिए नियम शर्तें तय की जाती हैं। इसी आधार पर पात्र लोगों का चयन कर संबंधित योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाता है। मगर किसी योजना को चुनाव से ठीक पहले लागू किया जाए उसी सरकार के फिर से राज्य में कमान संभालने के बाद अगर बड़ी संख्या में लोगों को पात्रता की सूची से बाहर कर दिया जाए तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ। खबरों के मुताबिक राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना से 90 लाख से ज्यादा महिलाओं को बाहर कर दिया। यानी इन महिलाओं को पहले इस योजना का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब वे या तो पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई हैं या फिर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा न कर पाने की वजह से उनका नाम सूची से हटा दिया गया। ऐसे में अहम सवाल है कि क्या इस योजना में नई नियमावली जोड़ी गई? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या वजह है कि जो महिलाएं पहले पात्र थी अब अपात्र हो गई हैं?
गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले जून 2024 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाएं प्रति माह 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना में राज्य की 2.4 करोड़ महिलाओं को शामिल किया गया था, मगर अब फिर से सत्तासीन हुई महायुति सरकार ने KYC प्रक्रिया के तहत लाखों महिलाओं के नाम इस योजना से बाहर कर दिए हैं। और सवाल है कि शुरू में इन महिलाओं को किस आधार पर पात्र घोषित किया गया था? क्या तब दस्तावेजों की जांच सही ढंग से नहीं की गई थी, या फिर इसके पीछे इससे चुनावी लाभ उठाने की मंशा थी? हालांकि सरकार का दावा है कि 50 से 55 लाख महिलाएं तय समय सीमा में KYC प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कम शिक्षित और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं KYC की बारीकियों को नहीं समझ पाती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कार्य में उनकी सहायता के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए जाए। और आपको बता दूं, अगर चुनाव होता ना तो सरकार सब कुछ कर देती, लेकिन अब चुनाव नहीं है, चुनाव खत्म हो गया है, तो आप समझ सकते हैं। और आप देखते हैं कि आप देखेंगे राज्य सरकार के मुताबिक लगभग 12 लाख महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय इस योजना की निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई है, जबकि 45 लाख से अधिक महिलाएं 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुकी हैं। और आप देखते हैं, हैरत की बात तो यह है कि सरकारी आंकड़ों के साथ करीब 14,000 पुरुष भी महिला बनकर इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिन्हें अब बाहर कर दिया गया। और इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं में पात्रता मानदंड के बीच की जांच में किस तरह लापरवाही बरती जाती है। यही नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी राज्य सरकार की इस योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने इस योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट के मुकाबले 30,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए। साथ ही जमा खातों में हजारों करोड़ रुपए रखने और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को भी उजागर किया गया। ऐसे में अब यह मांग की जा रही है कि इस योजना की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। ये आप देखिए, महाराष्ट्र है, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। इस CAG के बारे में भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग संविधान की अनुच्छेद 148 को पढ़ेंगे तो यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 150 कहता है, इसमें कहा गया कि संघ और राज्यों के खातों को CAG की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघीय लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी तथा संसद की समक्ष रखी जाएगी। राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। दावों की वर्कस, ये उत्तर प्रदेश में सरकार का दावा रहा है कि उसने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जिस स्तर पर सख्ती और कार्रवाई की है, उसकी वजह से राज्य की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बना है और कहीं भी आने जाने में उन्हें किसी तरह की असुरक्षा भाव से नहीं गुजरना पड़ता है। सरकार के इस तरह के दावे निश्चित रूप से आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से अहम है, लेकिन सवाल है कि क्या राज्य में सरकार और पुलिस का प्रभाव वास्तव में इतना असरकारी है कि किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधी कानून से खौफ खाते हैं। गौरतलब है कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में निर्माणाधीन व्यवसायिक परिसर में 7 वर्षीय बच्ची का शव मिला, जिसकी हालत देखकर उसके बलात्कार के बाद उसकी हत्या की आशंका भी जताई गई। खबर के मुताबिक वही मजदूरी कर रहे परिवार की उस बच्ची को बहला फुसलाकर ले जाया गया और इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के अलावा भी हाल के दिनों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार और उनकी हत्या के अन्य मामले सामने आए हैं। न्याय की मांग के साथ लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा है। मैं कह नहीं रहा हूँ कि आजकल जिन्हें रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आ रहे हैं, और जितना इंसानियत मानवता का पतन होना है अभी हो रहा है, देखने को भी मिल रहा है। ऐसे ऐसे दरिंदे आपको देखने को मिल जाते हैं।
यह छिपा नहीं है कि आए दिन राज्य सरकार अपना प्रभाव साबित करने के उद्देश्य से अपराध को खत्म कर देने की दुहाई देती है रहती है। यह भी दावा किया जाता रहा है कि कानून के डर से अब अपराधी राज्य छोड़कर भाग चुके हैं। अगर सरकार के दावे सही हैं तो ऐसा क्यों है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं दिखता है और वे महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रहे हैं। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार आपराधिक घटनाओं की संख्या थानों में दर्ज आंकड़ों के मुकाबले वास्तव में कहीं ज्यादा होती है। कहने को महिलाओं के लिए राज्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कानून से लेकर हर स्तर पर चौकसी बरतने, हेल्पलाइन की व्यवस्था करने जैसे उपाय किए गए हैं, मगर सच्चाई यह है कि सरकारी दावों के समानांतर अभी भी ऐसा तंत्र सक्रिय करने की जरूरत है जो महिलाओं के लिए वास्तव में सुरक्षित माहौल बना सके। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे आपको। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।